ये जो ईरान पे मिस कैलकुलेशन हुई है, असल में इसका सारा ज़िम्मा और कसूर जो है वेनेज़ुएला का है। और वो इस तरह से कि वेनेज़ुएला के ऊपर हमला किया गया, वेनेज़ुएला के सदर को उठा लिया गया एहलिया समेत, तो वाइस प्रेसिडेंट जो थी वो फ़ौरन उन्होंने हामी भर ली एक डमी हुक्मरान बनने की और हुकूमत करने की, और वहाँ पे सब कुछ खैर आफियत से अंजाम पा गया। कोई गोलियाँ नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, पूरी मुल्क ने अपने ऑयल फील्ड्स को सरेंडर कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड ईरान के ऊपर आते हैं। ईरान के ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया, रजीम चेंज हो गई, यानी कि पूरे के पूरे ऊपर का लॉट जो है वो शहीद हो गया, और जो नए रजीम आई वो उसी लॉट का एक सख्त वर्जन जो है वो सामने आ गया। तब उसके बाद उनको लगा कि ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, जो ख़त्म नहीं हुआ, पूरी कौम जो बटी हुई थी वो डट गई आपस में वहाँ पे। और ये एक बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन हो गई कि ये वेनेज़ुएला और ये ईरान दोनों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे हो गया। आप देख रहे हैं खरा सच, मेरा नाम मुबशर लुकमान है, और आज जो बात करनी है कि व्हाट नेक्स्ट, अगर ये जंग एक हफ़्ता और चलती है तो उसके इस दुनिया के ऊपर क्या क्या असरात पड़ेंगे, हमारी ज़िंदगियों में क्या असरात पड़ेंगे। ऑलरेडी हमें पेट्रोल की सूरत में एक तोहफ़ा मिल गया, 55 रुपये, जो पेट्रोल महंगा हो गया क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर तकलीफ़ें हैं, बंदिशें हैं। गो पाकिस्तान फिर भी अपने जहाज़ ले आया, लेकिन अब एक भारी कीमत दे के, हाई इंश्योरेंस कॉस्ट दे के लाना पड़ रहा है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सत्तार खान साहब, हामिद मशरकी साहब, ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, और ये तीनों अपने अपने फील्ड्स के माहिर हैं और तीनों मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मैं भी जो सवाल करूँगा वो आपके सवालात हैं, और इनसे हमने करने हैं कि किस तरह हमारी सब बचत है। लेकिन एक टेंशन हो रही है, वो टेंशन ये है कि सडनली नॉर्थ कोरिया के भाईजान जो हैं वो जंप कर गए बीच में। अब उन्होंने खुद ही किया जंप, किसी के कहने पे किया, किसी के इशारे पे किया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अगर जो उन्होंने किसी के कहने पे किया और इशारे पे किया, तो फिर तो पैसिफिक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में भर गया। और जो चाइना कह रहा हूँ, जापान और साउथ कोरिया से पेट्रियट बैटरीज़ वगैरह मंगाई और थार्ड मिसाइल मंगाए, और ताइवान से जो बैटरीज़ और मिसाइल्स मंगा लिए मिडल ईस्ट में अपने डिफेंसेस को बीफ करने के लिए, तो सडनली पता चला कि ये आदमी इधर बैठा है, इसका हाथ तो न्यूक्लियर बटन के ऊपर है, और इस पर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, और ये जब दिल करता है चलाता है एक मिसाइल, उसके बाद सो जाता है जाके। वो गिरे ना गिरे, उसको कोई टेंशन नहीं है कि कहाँ पे गिरे। तो ये तो बड़ी जंग हो सकती है। अगर ये हो गई, किसी तरफ इसमें से आग भड़क गई, तो क्या हम तीसरी जंग अजीम के दहाने पे हैं। ब्रिगेडियर मसूद खान, व्हाट इज़ हैपनिंग टू द वर्ल्ड नाउ? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और एक ज़माने में कंसेप्ट था कि यूनिपोलर वर्ल्ड का था, और अमेरिका 90 में डेजर्ट स्टॉर्म पहला वाला हुआ, और इसके बाद फिर 2003 में इन्वेजन ऑफ इराक हुआ, तो इंटायर वर्ल्ड वाज विद अमेरिका, और जिसके बाद से उन्होंने जाके एक विक्ट्री डिक्लेयर की। और लेकिन इसके बाद यह है कि अब यह है अब दुनिया मान रही दिस इज अ डिक्लाइन ऑफ दिस एम्पायर। और इसमें जिस तरीके से अब दिस इज ए मल्टीपोलर वर्ल्ड है, द वर्ल्ड हैज स्प्लिट इनटू 3 पावर्स है, और अमेरिका है, चाइना है, और रशिया है। और जिस तरह आपने भी मेंशन किया कि वेनेजुएला का, तो वेनेजुएला में जिस तरह उन्होंने कोशिश की थी कि एक वो वहां पे जाके एक्टिविटी की और जाके उन्होंने टेक ओवर किया, प्रेसिडेंट को उठा कर ले आए। तो जब ईरान में किया तो सवाल यहाँ पे उठा कि हु कुड बी द डेलसी ऑफ ईरान, कि कौन किसको वो रिप्लेस यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। और जाके फिर देखें कि ईरान, अब मोस्टली अमेरिकन मानते भी हैं, दुनिया भी इस बात से एग्री करती है कि अमेरिका वाज ड्रैग्ड। मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया कि आप इस जंग में क्यों आए, तो उन्होंने कहा हम इसलिए आए कि इजराइल ने हमला करना था, और इसके जवाब में ईरान ने हमारे जो गल्फ में बेसिस उस पर हमला करना था। सो दैट वाज अ डैम एक्सक्यूज। लेकिन इसके बावजूद देखें कि जिस तरीके से उनकी ह्यूमिलेशन हुई है, जो आप मैंने कहा मिथ थी, वो जो था कि सुपर पावर का कंसेप्ट था, दैट हैज बीन रेज्ड टू द ग्राउंड। और जिस तरीके से दावे के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप आगे बढ़े थे, और कि हम कि चंद दिनों में ये कर देंगे, और फिर उनका ये भी कंसेप्ट था इनिशियल जो शुरू के जो हमले हुए, जिसमें टॉप लीडरशिप को जहाँ पे मारी गई और रहबर की शहादत हुई, तो उसके बाद इनका ख्याल था कि ये ईरान वेनेजुएला की तरह बैठ जाएगा, रजीम इसमें चेंज हो जाएगी, तो वो हो नहीं सकी।
और इसमें जो कंसेप्ट था ऑलरेडी देखें, एक मोज़ैक डॉक्ट्रिन है ईरान के अंदर जिसमें ऑलरेडी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड है, और कमांड 31 प्रोविंसेस से वहाँ पे है, और वहाँ से अकॉर्डिंगली डिसीजंस लिए जा सकते हैं। दे विल नॉट लुक बैक टू तेहरान से क्या आते हैं। लेकिन अभी आप देखें कि जिस तरीके से अब डेवलपमेंट हुई है, जो कंसंट्रेशन है, तेहरान 100% कंसंट्रेशन के साथ हवा बर्बाद कर रहे हैं। रेस्ट इज द नॉर्थ और वेस्ट का एरिया है, स्पेशली इस पे ज़्यादा फोकस है, यहाँ पे ज़्यादा जो बम्बिंग हो रही है इन एरियाज में हो रही है। लेकिन अब देख रहे हैं कि इनसे ईरान से जो मतलूबा नताइज थे, रजीम चेंज थी या और दूसरे डिमांड्स थे, वो हो नहीं सकी। तो अब जो ऑप्शंस वो मेरे ख्याल में वर्कआउट हो रहे हैं, दैट इज़ वन इज़ खरक आइलैंड है कि इस पे वो क्या करें, या इसको डिस्ट्रॉय करें या इसको सीज करें या इसको टेक ओवर कर लें। दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, इस बात पे भी बात हो, नहीं डिस्ट्रॉय तो कर ही नहीं सकते। डिस्ट्रॉय करेंगे तो उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट की रिफाइनरीज को उड़ा देना, तो फिर वो तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज वन ऑप्शन, क्योंकि वो यही कह रहे हैं ना कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ, आई कैन डू इट इन सेकंड्स में। हम ये कर सकते हैं कि हम उनको उठने नहीं देंगे। तो यही एक ऑप्शन होती है। अनकंडीशनल सरेंडर की बात क्यों कर रहा था, तो वन ऑफ दिस रीजन अब तो सीज फायर की बातें हो रही हैं, अब तो अनकंडीशनल सरेंडर की बात ही नहीं हो रही है। अब तो नहीं, मेरा ख्याल में अभी जो लेटेस्ट ट्रम्प ने बात की है, उसने कहा कि अभी हम सीज फायर नहीं करेंगे, वो हम अपने ट्रांसफर होंगे। तो मेरा ख्याल में कि अभी उनका थोड़ा सा एटीट्यूड में तब्दीली आ रही है, क्योंकि वो बैकफुट पे चले गए थे। अब उन पर प्रेशर भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट जो अमेरिका के अंदर से इट इज 60% लोग अपोज कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि जितने पोर्ट्स हैं अलॉन्ग पर्शियन गल्फ में, 8 बड़ी पोर्ट्स हैं, जब उनको टेक ओवर कर लें, उनको ब्लॉक कर दें, उनको माइन कर दें, दिस कुड बी ऑप्शन। और फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि देखें कि जो अभी मेरीन 31 मेरीन एक्सपेडिशनरी फोर्स आ रही है, जो मेरीन्स है, उनकी यूटिलिटी हो सकती है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन बैकफुट पे अमेरिका चला गया है, और मेरे ख्याल में अभी सेफ एग्जिट भी देख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने हेजमनी भी दिखाना चाह रहा है दुनिया को कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन एट द सेम ठीक है, आते हैं ब्रिगेडियर साहब। अपना आमिर मशकी साहब, बात यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मजीद ब्लॉक रहता है तो कितना को फ़र्क पड़ेगा? देखिए मुबशिर साहब, मैं समझता हूँ कि ईरान ने बहुत इंटेलिजेंट खेला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना सिर्फ उन्होंने बंद किया है, बल्कि उसके बाद जो उन्होंने पिछले 24 घंटों में एक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट की है, वो ये कि उन्होंने कहा कि उन ममालिक के ऑयल के जहाज़ों को जाने दिया जाएगा, शिप्स को, जो चाइनीज युआन में डील करेंगे। यानी जो दुनिया में जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो पेट्रो डॉलर थी, उसने पेट्रो डॉलर को भी अब चैलेंज कर दिया। इससे बड़ी क्लियर एक बात साबित हो रही है कि ईरान ये जंग जो है, ये ईरान जंग जीत रहा है, और अमेरिका जो है वो हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ इंटरनली ये जंग हार रहा है, इकोनॉमिकली हार रहा है, बल्कि जो उसकी हेजेमनी है वो भी अब मुकम्मल तौर पर चैलेंज होगी। आप सोचिए कि अगर कुछ भी 2-4 भी मुल्कों ने ये इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम जी युआन में डील शुरू कर देंगे, तो फिर उसके बाद वो जो अमेरिका नहीं, अब पूरा यूरोप ले रहा है ना, रूबल में ले रहा है ना गैस रशिया से। रूबल में, यही बात है। देखिए रशिया को फायदा कहाँ, पूरा यूरोप ये समझ रहा है कि अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर हमारे साथ धोखा किया है, हमें यूक्रेन की जंग में फंसा दिया, ऊपर से रशिया से पाबंदियां उठा देंगे, जितना मर्जी ऑयल जिसको मर्जी बेचे। और तीसरी बात ये कि खुद यूरोप जो है वहां यहाँ पर 20% से ऊपर प्राइस जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है पेट्रोलियम की। तो यहाँ पर तो यूरोप तो समझ रहा है कि ट्रंप का आना जो है वो मुकम्मल तौर पर डिजास्टर है फॉर द यूरोप। ऑन दी अदर हैंड अमेरिकन ये जान चुके हैं कि ना सिर्फ अमेरिका जो है वो ट्रबल में आ गया है, बल्कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बताएं, बाकी इधर तो बड़ी बात हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बड़ी क्लियर बात है कि अभी ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान ने चैलेंज किया हुआ है। ईरान क्या अमेरिका इससे कंट्रोल ले लेगा? जो 5000 मरीन्स भी आ रहे हैं वहाँ पे, मैं समझता हूँ ईरान नहीं, जिसको कहते हैं ना कि अमेरिका को एक आग का दरिया पार करना होगा। अच्छा, अब फ्रेंच आ गए हैं, ब्रिटिश आ गए हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, तो अब कितनी देर ईरान मुकाबला करेगा? देखिए अगर तो आलमी जंग का नक्शा बनना है तो फिर वो सबकी तबाही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने बहुत टेक्निकल वहां पर कंट्रोल रखा हुआ है, जिनकी कैलकुलेशन अगेन मिस कैलकुलेशन। ओके, आते हैं इस पे। मैं सतार खान साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। सतार साहब, बात यह है कि ईरान ने यह कहा है कि अभी हमने हूतीज़ को तो इन्वॉल्व ही नहीं किया, और अब अगर वो मंडे को, कल या परसों हूतीज़ को इन्वॉल्व करते हैं तो वो जनाब बाबुल मंदब को भी ब्लॉक कर देंगे, जो रेड सी से आ रहा हो।
तो अगर वो उस कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ब्लॉक है, तो फिर तो वो $200 की बात करें तो $500 पे जाएगी। मुबशर हुकमान साहब, आपने वेनेजुएला से बात शुरू की थी, थोड़ा सा उसका ये कर दें कि वेनेजुएला में ये गए हैं, दोनों मियाँ बीवी को उठाया ख्वाबगाह से वो लेके चले गए। बड़ा कामयाब ऑपरेशन था, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि इतना कामयाब ऑपरेशन वो मैंने नहीं कभी सुना इस तरह। अंदर से मिले हुए थे तो सारे, अब पता नहीं मिले हुए थे कि नहीं मिले हुए थे। अब यहाँ पर जब ईरान की बात आती है ना, तो एक बात ज़हन में रखें, ईरान की हुकूमत हो और ईरान की लीडरशिप हो, हर तरह की लीडरशिप, जिसमें ये जो ईरान बैक मलेशियाज़ हैं, जिसमें ये हौतीज़ भी आते हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, सारे हैं। अब इनके कोई मेरे इलम में है ना 22-23 बंदे मारे जा चुके हैं अभी तक। किसके? ये टोटल जो ईरानियन लीडरशिप है, जिसमें आयतुल्लाह खामेनाई भी आता है, ये 22-23 लोग मारे जा चुके हैं और अमेरिका ने मारा है। सिर्फ एक पॉइंट है कि ये ज़रा समझने की कोशिश करें कि वेनेजुएला में कोई बंदा सड़क पे नहीं आया था। यहाँ ईरान में अगर ये जिस तरह के ईरानी लोग हैं, मैं ईरानी लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर ये इस तरह के ना होते तो रजीम को ले बैठा हुआ था, अमेरिका रजीम को ले बैठा हुआ था। ये तो है कि ये लोग हैं कि ये सड़कों पे आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं और ये बम गिरे हैं, उसके बावजूद खड़े रहे, इशारा करते हैं कि हाँ भाई आयतुल्लाह को मार दिया, अब आओ हम लोग खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं। दाएं बाएं अगर बम गिरे भी, एक दो वाक़यात जो देखे गए हैं, तो वो जिस तरह से धुएं को देख के, जिस तरह से उनका जो स्टाइल था, वो इतना एग्रेसिव स्टाइल था। दलेर कौम है, अगर ये दलेर कौम ना होती, अमेरिका रजीम चेंज कर चुका होता। अब ये कौम के ऊपर डिपेंड सारा कर रहा है, ये हुकूमत भी उस कौम के ऊपर खड़ी है। अगर इस तरह की कौम ना निकलती, ईरानी कौम, तो ये रजीम चेंज होना इतना मुश्किल ना होता जो इस वक्त है। इसमें अब वो कौम कब तक खड़ी रहेगी, वैसे उन्होंने ये इंदिया देते रहते हैं। उन्होंने कहा हमारे दरमियान इख्तिलाफात अपनी जगह पर हैं, यहाँ राइट का है, लेफ़्ट का है, ट्रेडिशनल इस्लामिक ब्लॉक्स हैं, या कोई सेकुलर है, कोई लिबरल है, ये हमारा मामला है। वो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने जवाब दिया, पर बड़ा लाउड किस्म का उन्होंने जवाब दिया कि जनाब आप अमेरिका, आप इसमें ज़हमत ना करें, जिस दिन हमने करना होगा, ये भी कैटेगोरिकली वहाँ से आया, जिस दिन हमने करना होगा तो हम वो कर देंगे जो हम कर रहे होंगे। इस वक्त वो क्या करेंगे? अब मुबशर साहब, अमेरिका उनको कह रहा है, कुर्दों को कहा, तो कुर्दों ने क्या जवाब दिया? कुर्दों ने भी जवाब दिया। पहला तो उनको कहा गया कि जनाब, उन्होंने कहा भाई यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ लेटिंग डाउन योर एलाइज। हाँ, उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि जो आप लोग करते हो ना, हम उसका भुगत चुके हैं। एक दफ़ा नहीं भुगता हमने, एक से ज़्यादा मरतबा भुगत चुके हैं। अब उसमें ये अगर ईरान की कौम, ईरान की हुकूमत या ईरान की इस्टेब्लिशमेंट, अब ईरान की इस्टेब्लिशमेंट क्या है कि वो कहते हैं ये उनका जो कोर इशू है वो ये है कि हर एक का टारगेट कौन होता है? अमेरिका होता है ना। अगर अमेरिका उसमें नहीं है तो फिर आप समझ, कोर इशू ही नहीं है। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तो मिलिटरीली हमें ये पता है कि ये ऑप्शंस हैं कि ईरान जो है किसी न किसी तरह प्रोलॉन्ग करे इस चीज़ को और ड्रॉ करे फोर्सेस को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए और फिर उनको फ्रस्ट्रेट करे, क्योंकि पूरी इसकी जो टोपोग्राफी है ईरान के इर्द गिर्द सारे माउंटेन्स और ये वो, तो वहाँ पे कोई जाके फ़ौज तो लड़ने के काबिल है नहीं। इसलिए कई हज़ार साल से ईरान का यह नक्शा जो है एज़ इट इज़ वही नक्शा है। उसको बड़े लोगों की ख्वाहिश होगी वो नहीं चेंज कर सके। कोई और ऑप्शंस हैं वेस्ट के पास, क्योंकि ईरान फटीक आउट तो नहीं हो रहा उनसे? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की थी, अमेरिका ने एक स्टडी की थी, लेफ्टिनेंट जनरल क्लिंटन को वास्तास की स्टडी करे, अगर हमने इसको ऑक्युपाई करना है, इसको सेव करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि ऑल्दो दिस ओवरवेलमिंग चैलेंजिंग है, मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने ये कहा था जो एरियाज हैं, जो ग्राउंड है, जो पोर्ट्स के साथ साथ है, जो ईरान का है, उसको हमें ऑक्युपाई करना चाहिए एंड वी मस्ट गो फॉर सस्टेन एयर कैंपेन, और करने के बाद फिर हम इसको ऑक्युपाई कर सकते हैं। एक स्टडी थी आज से चंद साल पहले की बात है, उन्होंने इस पर ये रिकमेंडेशंस नहीं की। बाकी जो दो ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं, देखें कि अभी ऑप्शंस में एक तो ये खरक आइलैंड का ऑप्शन अभी उनके जहन में है कि हम क्या कर सकते हैं।
सेकंड, ये दे विल कंटिन्यू विद दी जो ऑपरेशंस हैं इसमें दे विल ट्राई कि जितना वो डिग्रेड कर सकते हैं, जितना इसको वो एरोड कर सकते हैं, देयर कम्बैट पोटेंशियल जो इनकी आर्मी की है वो उसको करें। और इसके अलावा जो रेमिनेंट्स हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज के, जहाँ पे वो समझते हैं कि वहाँ अभी स्पाइक्स की ज़रूरत है, और जिस तरीके से उन्होंने B-2 जहाज भी आए हुए हैं और GBU-57 अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो पॉसिबिलिटी है। और एक ऑप्शन जो मैंने कहा था, एक और ऑप्शन जो स्टडी कर रहे हैं कि जो पोर्ट्स हैं अलॉन्ग पर्शियन गल्फ, उसको जो हम माइन करते हैं, ब्लॉक करते हैं या उसको ऑक्युपाई करते हैं, तो ये ऑप्शंस इनके पास है। अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं, लेकिन दे विल कंटिन्यू ये सस्टेन ऑपरेशन करने के लिए हम जितना नुकसान ये पहुंचा सकते हैं वो करेंगे। ईरान का भी है, लेकिन एक लिमिट आएगी। बट एट द सेम टाइम आपने ये चीज़ें नोट की होंगी, जो रिसेंट डेवलपमेंट है, जहाँ पे देखें चाइनीज युआन की भी बात कर रहे हैं कि वहाँ से शिप गुजरेंगे, लेकिन इंडिया के 2 शिप्स गुजर गए वहाँ से। तो दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग जो अभी है। क्या वो 2 शिप्स वहाँ फंसे हुए तो उनको अलाउ किया है? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, वो जो शिप गुजरे हैं वो एक तो ईस्ट ऑफ हॉर्मुज़ पे थे, डायरेक्ट हॉर्मुज़ उन्होंने क्रॉस नहीं किया। दूसरा वो इंडियन शिप्स हैं बट दे वर कैरिंग कार्गो फॉर अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ये बड़ा एक गलत फहमी है यहाँ पे पाकिस्तान में। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो है वो कहते रहे कि इंडियन जहाज़ों को जाने दिया, इंडियन, वो ओरिजिन उनका इंडिया, उनकी ओनरशिप इंडियन ज़रूर है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट अफ्रीका के किसी कंट्री के लिए कर रहे थे। आई एम क्लियर अबाउट दैट। जितने वैसे अल जजीरा है, ये दूसरे सब ने इसी तरह रिपोर्ट किया है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ अल जजीरा की काफ़ी रिपोर्टें गलत है। वो यल्दा हकीम की सुन लें, आपको पता चल जाएगा कितनी अच्छी रिपोर्टर है वो, या वो स्काई न्यूज़ की यल्दा। तो अल जजीरा भी BLA को सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहता है, तो मैं तो उसको अपना वो जो है समझता हूँ कि वो एंगल के साथ कर रहा है, उसका अपना कोई पैसे लेके अपना जब कोई चैनल करता है तो फिर इस तरह की बातें करता है ना। बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल में क्लैरिटी की जरूरत थी, और ये ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से क्लैरिटी इसकी आनी चाहिए। राइट, अपना आप मुझे फ़िलहाल जब तक नहीं आती आप मुझे ही गवर्नमेंट समझें, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो खबर सही है अपना, बिल्कुल कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आमिर मशरकी साहब, अगर बाबुल मंदब बंद हो जाता है, क्योंकि हूतीज़ आने लगे हैं इस जंग में, और जिस वक्त तो जंग में आएंगे बाबुल मंदब बंद हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे तेल का क्या बनेगा? देखिए, हमारे तेल का तो सऊदिया ने भी कोशिश श्योरिटी दी हुई है कि वो दूसरे रास्तों से तो सऊदिया का रूट ही तो बंद होगा, दूसरा रास्ता तो स्वेज के ऊपर से, तो $100 और महंगा हो गया ना। बिल्कुल, मैं यही बात है कि उसकी कीमत तो इतनी आसमान पे चली जाएगी कि अल्लाह ताला खैर करे पूरे खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं देखें अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान बड़ी एक्टिवली अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है इस वक्त। सो ऑब्वियसली हमें तेल और गैस की सप्लाई चाहिए, अनइंटरप्टेड चाहिए। 100% ऐसे ही है, बिल्कुल। और वो उसी हमें हैवी कॉस्ट पे भी जितनी मर्जी कॉस्ट हो जाए, वो जो हमें नेसेसरी चाहिए वो तो हमको लेनी ही लेनी पड़ेगी, और वो किस कॉस्ट पे लेनी पड़ेगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके साथ साथ देखें, हूतीज के आने के साथ साथ देखें जो इन्होंने लबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर तबाही मचाई, लेकिन उसके उधर इसराइल पूरी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि उनका अपना कितना नुकसान हो रहा है। जहां जहां पे भी ग्राउंड फोर्सेस आ रही है कॉम्बैट के लिए, वहां वहां पर चाहे वो अमेरिकन फोर्स हो या इसराइली फोर्स हो, उनको बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हूतीज ने गजा के वक्त भी इनको मुसीबत डाले रखी, और वो जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस गजा के 2 साल की बमबारी के अंदर अगर कहीं से आ रही थी तो वो हूतीज की तरफ से आ रही थी। अब इसी तरह हमास जो है उसकी तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस आने की बात हो रही है। सो अभी तो ईरान जो है मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिकली बड़ा स्ट्रांग चल रहा है, और इसके अंदर दुनिया की 2 बड़ी ताकतें जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो रशिया है कि उसका तेल बिक रहा है, उस पर पाबंदियां खत्म हो रही हैं। चाइना है जो लोएस्ट प्राइस पे सबसे बड़ा बायर बन के ईरान से तेल खरीदा है, जिसके बदले में ईरान को बहरहाल बहुत फैसिलिटी मिल रही है। ये जंग खाली ईरान तो नहीं लड़ रहा, ना ही खाली ईरान लड़ सकता है। ये बात जो है ये अमेरिका भी जानता है, लेकिन अमेरिका दुनिया के आगे मानेगा तो खुद मुश्किल में पड़ जाएगा कि उसको चाइना और रशिया की इनडायरेक्ट। ठीक है सत्तार खान साहब, कल रात को मेरी कुछ जर्नलिस्टों से बात हो रही थी जो अमेरिका के अंदर है, वाशिंगटन में रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ से। उनका कहना था कि खुद वाइट हाउस के अंदर काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो गए, और आप देखेंगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया वाइट हाउस से। मार्को रूबियो जो है वो भी नपे तोले बयान दे रहे हैं, और उस तरह के नहीं दे रहे जो पहले दिन के बयान थे।
जेडी वैंस भी वो टो कर रहे हैं लाइन, लेकिन वो सामने अब उतना नहीं है जितना पहले उनको शौक था आने का। आहिस्ता आहिस्ता उनका ये कहना है, मेरा नहीं, उन लोगों का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आइसोलेट हो रहे हैं अपनी ही जमात के अंदर। इससे पहले भी तो एक हुआ था ना कि पेंटागन जिस पॉइंट पे आया था उस पॉइंट पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं था। पेंटागन ने ये कहा था कि जो क्रिटिकल वेपन्स हैं जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, जो लड़े जा रहे हैं इसराइल ईरान के साथ, अमेरिका और इसराइल लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने अमेरिका ने ख़ास तौर पे उसने ठेका उठाया हुआ ना कि खलीजी रियासतों पे जो उनके अलाइज हैं उनका भी सामान की फराहमी वो अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है। अमेरिका अपने हिस्से के असला बांट के, और ख़ास तौर पर उसको तप है कि उसके हिस्से का असला जो इंटरसेप्टर था जो उन्होंने कभी इस्तेमाल करना था, जिसमें ये पेंटागन की जो खबर लीक हुई थी कि वो चाइना के लिए था, वो यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ। और वो उसका एक मुद्दा डालता है, डोनाल्ड ट्रंप डालता है बराक ओबामा पे, ये जो बाइडन पे, कि जनाब इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जो इंटरसेप्टर थे ना वो यूक्रेन को दे दिए। उसके बाद उन्होंने पॉज भी इसमें आया था और वो सप्लाई रुक भी गई थी। अब उसमें यह है कि पेंटागन एक तरफ और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ। अब आप जो बात कर रहे हो वो ये है कि विद इन दी डोनाल्ड ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डिस्टेंस आता क्यों है कि कोई भी बात लेने के लिए तैयार नहीं है। अब मार्को रूबियो है ना, अब वो बेचारा भी तो नौकरी कर रहा है ना। आप चाहते हैं ना कि वो वज़ीर रहे, वो मशीर रहे, वो जो भी इख्तियार उस बेचारे के पास है वो रहे, लेकिन मुश्किल में डालता कौन है? मुश्किल में डालता है डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें क्या कि मेरी बात जो है ना, मैं तो अपने आप को बचा रहा हूँ ना। एक्चुअली ये डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को मुझे बचा पता है यार, मैं ऐसा कह भुगचुका हूँ एक वज़ीर आज़म इधर भी। क्यों मशकी साहब क्या कह रहे हैं आप? मुबश्शिर लुकमान साहब, अभी 2 दिन पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुका है कि अगर मैं ये जंग नहीं जीता तो मेरी इम्पीचमेंट हो जाएगी। यानी कि ये बात वो खुद मान चुका है, और ये वो बात है जो कि पेंटागन की तरफ से भी इशारा किया जा रहा है। और इनका ये जो नवंबर में इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन है, बिल्कुल इसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि अगर ये जंग जिस तरह जारी तो है, वो जो मुझे क्रूस्टर ऐसा के लगता है ऊपर कि स्टोरियां आ रही impeachment हैं, हो। विटकॉफ के ऊपर स्टोरी आ रही है, क्रूस्टर पे आ रही है कि जनाब इन्होंने जंग के साए में अपना पर्सनल इन्होंने बिजनेस इतना कर लिया, इतने बिलियन डॉलर से कर लिया, उनके मतलब क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ना, सऊदीया के साथ भी इन्होंने यही किया। जितनी सारी डील्स हैं वो ट्रंप बिजनेस और ट्रंप बिजनेस एम्पायर कर रही है, या जो जेडी वैंस है या नीचे के 2-3 है। सो वही कुछ हो रहा है जो कि जिसके नतीजे में अमेरिकन अवाम मैंने एक बड़ा टफ सवाल करना है ब्रिगेडियर मसूद खान से। आसान सवाल नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, आपका ताल्लुक फ़ौज से है और आपको ये पता है कि फ़ौज जब कोई जंग करती है तो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसका गेम प्लान होता है और उसमें एक एग्ज़िट स्ट्रेटजी होती है। ये जो जंग शुरू हुई, मुझे लगता है कि ना इसका कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग था, ना इसका कोई एंड गेम प्लान थी, और ना ही इसमें कोई एग्ज़िट प्लान बना हुआ है। और ये इसलिए पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेना शुरू हो गई यही जंग। डू यू एग्री और डिसएग्री? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक वार ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपने डिफरेंशिएट करना होता है। और जो फौज होती है दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज व्हाट क्लासवर्थ ने कहा था कि आप यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी आप देख लें कि अगर आप स्टेटमेंट देख लें, ट्रम्प ने क्या कहा, मार्को रूबियो क्या कहता रहा, और इसके बाद जो पेट हेग्सेट जो कहता रहा है। तीनों की डिफरेंट अप्रोच थी, स्टेटमेंट्स थी, और उसके बाद अभी आके वो डिफरेंट के अब दोनों मिलके जो सेक्रेटरी स्टेट है और सेक्रेटरी वार है, दोनों अभी कह रहे हैं कि जी हम उनके मिसाइल्स के पीछे जा रहे हैं, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पे जा रहे हैं, और दूसरा मिसाइल के प्रोडक्शन साइट्स पे जा रहे हैं, उनके नेवल कैपेबिलिटीज पे जा रहे हैं। जबकि शुरू में डिफरेंट अप्रोच से वो बात कर रहे थे। ट्रम्प ने बात की, रजीम चेंज की बात की थी, लेकिन देखें कि इनके पास आपके पास सही एग्जिट वो नहीं था। लेकिन जिसे उनके जहन में किसी ने ये डाला था, जिस तरह वेनेजुएला में आप कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे भी इजीली अगर आप लीडरशिप को टेक ऑन कर लें तो इसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। तो ऐसा हुआ नहीं। तो दैट्स वाई देखें अब दिस वाई क्यों डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, क्योंकि ट्रम्प ने तो कह दिया कि मुझे तो मेरे डिवाइसेस ने कहा था, उन्होंने कहा, अपने दामाद के भी उन्होंने कहा। हाँ, वो
अभी जो है ना वो उसके ऊपर वॉर सेक्रेटरी के ऊपर ब्लेम रखेगा और बीच में से एग्जिट मारेगा, मुझे तो ये लग रहा है। बट वेरी क्विकली मशरकी साहब मुझे ये बताइएगा, जो अफ़गानिस्तान ने ये ड्रोन्स हमारे ऊपर चलाए और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा कारीगर किस्म का एक्शन किया वहाँ पे, आपके ख्याल में कब तक पाक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेगा यहाँ पे? देखिए, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, वो मैं समझता हूँ कि अचीव तभी होगा जब अफगानिस्तान की तालिबान रिजीम में चेंज आएगा, जो कि बड़ा पॉसिबल है। उससे पहले पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बड़ा क्लियर है हमारा जो प्लान है पाकिस्तान का, आर्मी का, गवर्नमेंट का, कि किसी भी हालत में कोई भी कंप्रोमाइज या कोई भी मुज़ाकरात के झांसे में नहीं आना, या सीज फायर के जब तक हम मुकम्मल एलिमिनेट ना करें या एटलीस्ट इंश्योर कर लें कि हमारा जो ड्यूरिंग लाइन की जो 30 किलोमीटर का जो बफर जोन है वो एक तरह से डेवलप हो जाए कि उसके अंदर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो सके। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से हक्कानी ग्रुप, हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा का कंट्रोल जो है वो कम से कम होता जा रहा है, कंधारी ग्रुप का, और काबुल के अंदर जिस अंदाज में बहुत सारी रेजिस्टेंस और दूसरे ग्रुप जो है मुल्ला याकूब और दूसरे ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि तालिबान रिजीम के अंदर आइंदा चंद दिनों में या चंद महीनों में डेफिनेटली चेंज आएगी। और वो चेंज आए बगैर जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो है वो हॉट परस्यूट से कम नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये बड़ा जरूरी है कि वहां पर अब चेंज आए, और एक चेंज ऐसी आए जो इंडियन प्रॉक्सी की ना हो, बल्कि खुद वहां की जो पब्लिक है या वहां की वो जो सेंसिबल लीडरशिप है उसकी हो। शुमाली इत्तेहाद ने भी आप देखें कि कितना ज्यादा स्टांस लिया है। नॉर्मली वो पाकिस्तान के खिलाफ स्टांस लेते थे, लेकिन इस वक्त उनको समझ आई है कि अफगान अवाम और अफगान जो वाकई रिजीम है उनमें कितना बड़ा फासला है, अफगान अवाम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि अब उनको समझ आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मेरा ख्याल है कि अभी मुकम्मल जिसको कहते हैं ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, ताकि ये कि हमारा जो बॉर्डर है वो मैक्सिमम सिक्योर हो। वेरी वॉलेटाइल बॉर्डर है, 2400 किलोमीटर ठीक है, मुकम्मल रहेगा। सत्तार खान साहब, आपकी क्या राय है इसमें? ये ऐसा है कि जैसे अमेरिका फंस गया ना रजीम चेंज के चक्कर में ईरान में, वो एक और तरह की मुश्किल चीज़ है। ये तालिबान की अफ़गानिस्तान में हमारे लिए ज़रा और तरह की मुश्किल चीज़ है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में था, इत्तेहादी फ़ौजें थीं, सारे का सारा पूरी दुनिया की फ़ौजें घुसी हुई थीं, तो 2005 ऑनवर्ड तालिबान ने शैडो गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी थी। यानी कि ग्रेजुअली ये हुआ कि हामिद करज़ई, उसके बाद अशरफ गनी, उनके जो रेट थी, उनका जो कंट्रोल था बहुत सारे एरियाज़ में ख़त्म होना शुरू हुआ। और बाय द टाइम 2021 में जब तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा किया, उससे पहले वो मोर देन 50% पर कंट्रोल हासिल कर चुके हुए थे पिछले 10-15 साल से। अब ये है कि विद इन द तालिबान, अब सप्लेंटर ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं। उस वक्त हम लोगों ने मेहरबानी इसलिए की थी कि पाकिस्तान मेहरबानी के चक्कर में पड़ता है, लेकिन ख़ुद बाद में अपने गले पड़ जाती है वो मेहरबानी, कि जब 2021 अगस्त में हुआ था तो हमारे यहाँ वो आपके दोस्त नहीं थे जो एक ख़ास पोस्ट पे बैठे हुए थे, उन्होंने जहाज़ पकड़ा, वो चले गए अफ़गानिस्तान। काबुल में गए, कहते दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हमारी जीत हुई है। जीत तो हुई थी तालिबान की, आपने अपनी ओनरशिप, मसूद के बेस्ट फ्रेंड थे, मेरे नहीं। अच्छा चलो जिसके भी होंगे, जो थे। अब उस वक्त तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तालिबान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रॉक्सी वॉर से था। इन्होंने पूरी एश्योरेंस दी कि प्रॉक्सी वॉर में ना हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब ये देख लें कि अब ये खुद आके इनको उनके सामने जाना पड़ा है। और तालिबान का ये है कि वो हुकूमत करने के लिए पैदा नहीं हुए, वो जंग करने के लिए पैदा हुए। जंग भला कौन सी? वो जंग नहीं जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ रहा है, ये और तरह की जंग है। ये आपके घर में घुस जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, मेरे घर में घुस जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह की चीज़ से हम लोग इस वक्त नंबरद आजमाएं। ब्रिगेडियर मसूद खान, क्या हाल है हमारे लिए? ये देखें, ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और जितना लंबा हो सकता होगा। और रिसेंटली देखें, कतर को तालिबान ने अप्रोच किया, दे रिफ्यूज, तुर्किया को अप्रोच किया, दे रिफ्यूज। चाइनीज स्पेशल एनवाई आए थे, वो काबुल गए, फिर पाकिस्तान इस्लामाबाद आए थे। पाकिस्तान ने फ्लाइट के विद रेस्पेक्ट डिक्लाइन किया है और पाकिस्तान ने कहा टिल द टाइम भी हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन है जो हमारी डिमांड है, डिसमेंटल टेररिस्ट साइड और इनसाइड अफगानिस्तान, हैंड ओवर दोस टेररिस्ट लीडर्स वहां पे बैठे हुए हैं। एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म ऑन ग्राउंड होगा और इसके बाद दोहा एक्कॉर्ड की इंप्लीमेंटेशन हम चाहेंगे वो उसके फुली हो, तो तब पाकिस्तान जाके इस पर सोचेगा। अदरवाइज ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। और जिस तरीके से हम ऑपरेशन जारी है राइट फ्रॉम चतरा से लेकर आपने देखा निमरोज तक,
हम ऑपरेशन कर रहे हैं और वैसे कि वी आर गोइंग आफ्टर दोस फैसिलिटीज है जो दहशतगर्दों के लॉन्चिंग साइट है, ट्रेनिंग एरिया से, जो कल भी रात को हमले हुए हैं कंदहार में, जो अंडरग्राउंड टनल्स थे जहाँ पे ये ड्रोन का सिस्टम था, स्टोरेज इक्विपमेंट वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ पे स्ट्राइक्स किए हैं, या काबुल में 313 पे जो कोर हेडक्वार्टर थे जो वहाँ पे भी यूज होते रहे वहाँ पे किए हैं। सो पाकिस्तान की क्लैरिटी है कि हमने ये ऑपरेशन कंटिन्यू करना है टिल द टाइम वी गेट टू द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो पाकिस्तान ने सेट किए हुए हैं। तो दैट इज क्लैरिटी है, दैट्स व्हाई आप देखते हैं ये रुडिमेंट। लेकिन मुझे एक बात बताएं ब्रिगेडियर साहब, क्या हो गया आपको? आप नहीं जानते इनको ये कौन लोग हैं, कौन सी नस्ल है? ये कौन से ऑब्जेक्टिव की कहानियाँ आप हमें सुना रहे हैं? इनकी चौकी कब्जे में कर ली, इनका वो फला बिल्डिंग तोड़ दी, इनसे इनको कोई फ़र्क पड़ता है? पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं ये, पगडंडियों से नीचे उतर के ऊपर चढ़ने वाले लोग हैं ये। और बाबा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हिट करो, इनकी हाईवेज, इनके ब्रिजेज, इनकी खेतों को जलाओ, आग लगाओ। इनके लीडरशिप जो है टीटीपी की, तालिबान की, दाइश की, आईसिस की जो वहाँ पे छुपी बैठी है, जो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाइयाँ करती है, उस लीडरशिप को टेक आउट करें, उसको शूट करें पकड़ के। आप क्या अपना आपसे अंग्रेजी बोल रहे हैं यहाँ पे? यस, नो, मी, कम, सेवन अप, थैंक यू। मेरे ख्याल में अभी भी मौका दे रहे हैं लीडरशिप को, अभी तक हाथ नहीं डाला है, स्पेशली जब हम क्यों नहीं डाला? कितने साल से हम कितने लोग 90,000 लोग हम मरवा चुके हैं, और कितने लोग मरवाने हैं कि आप हमें बताएंगे नहीं, अब हम हाथ डालेंगे? जी बिल्कुल, ऑपरेशन दैट्स वाई कंटिन्यू रहेगा टिल द टाइम हम वो रिजल्ट अचीव नहीं करते। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई है। मैंने कहा कि देखें कि अल्टीमेटली लीडरशिप में है, तालिबान रजीम की लीडरशिप है, उसमें यकीनन अभी तो उसको स्पेयर किया हुआ, लेकिन बाकी जो टेररिस्ट की लीडरशिप कौन सा स्प्रेड किया हुआ? आपको अगर ये नहीं पता, नहीं आप टेक आउट करें उनको यार, खुदा के लिए। किसको एक बड़ा नाम बताएं जिसको टेक आउट किया? नॉट इवन वन। सो छोड़ देना यार। आपने काबुल में आपने देखा जब की गई थी, लेकिन वो वहां पे थे नहीं, लेकिन यकीनन एफर्ट तो है, ऑन ग्राउंड है, यकीनन होंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। और यार अभी अंदर है ना, अब वापस आ जाएंगे 2 दिन के बाद, ऐसी क्या बात है? आई मीन सारी उम्र उन्होंने पहाड़ पे रह के तो नहीं हुकूमत चलानी ना। नहीं बिल्कुल इसी तरह है, वो कब तक रहेंगे? देखे ना कि अब एक अफरा तफरी तो है ना, एक जत्था हुकूमत कर रहा है, एक 42% पश्तून की बात करे, लेकिन वो टोटल पश्तून भी को सपोर्ट नहीं करे, 58% पॉपुलेशन बाहर बैठी है। प्लीज मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पहले आप हमें बताते थे ना गुड तालिबान बैड तालिबान, गलत पॉलिसी है। देयर इज नो गुड, देयर इज नो बैड, वो सारे दुश्मन है हमारे। हम गलत लोगों में अपने दोस्त ढूंढते रहे हैं। इसी हक्कानी को बचाने के चक्कर में हमने अमेरिका से लड़ाई की, हमने औरों से लड़ाइयाँ की, ये वो। अब लेट्स बी क्लियर यार, वी नीड टू टेक देम आउट। इसमें क्यों हम अंग्रेजी बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ? इसमें तो कोई शक नहीं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बात है। तालिबान आए, हम सब ने खुशियां मनाई, और लेकिन उन्होंने प्रूव अदर वे राउंड। और जिस तरीके से हमारी जड़ें उन्होंने काटी हैं तालिबान के वापस आने के बाद पिछले 5 साल में, मेरे ख्याल में हमें अभी कोई शक नहीं रहा। अल्लाह करे जी। ब्रिगेडियर मसूद खान आपका, हामिद उल मशरकी आपका, और अब्दुल सत्तार खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते थे मैं आपको बताऊं कि एक तो जंग वो है जिसका हम सारे जिक्र कर रहे हैं रोज़ाना, और वो हो रही है ईरान के दरमियान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान, उसमें और भी ममालिक इन्वॉल्व है। लेकिन एक बड़ी खौफनाक जंग हमारी सरहद पर भी चल रही है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रही है। एंड द ओनली रीज़न वाई वी डोंट टॉक अबाउट दैट मच, और द ओनली रीज़न वाई यू डोंट गेट टू हियर अबाउट इट दैट मच इज़ बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी अफवाज के ऊपर एतबार है, हमें अपनी फोर्सेस के ऊपर एतबार है कि हम आराम से सोच सकते हैं, और वो हमारा दिफा कर रही हैं। काश हर मुस्लिम कंट्री को अपनी फोर्स के मुतल्लिक यही एतबार हो, तो सारे सेफ हो जाए। सोचने की बात है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।